अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स। हमने इससे पिछले चैप्टर में भी इंटरफेरेंस पढ़ी, बट अब उसमें और इसमें क्या फर्क है? वो एक तरह से इंटरफेरेंस ऑफ ट्रांसवर्स वेव थी। अब आप कह सकते हो इंटरफेरेंस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो जाहिर है साउंड लॉन्गिट्यूडनल होती है। तो अब हम देखेंगे कि साउंड वेव में इंटरफेरेंस कैसे स्टडी की जाती है। तो शुरू करते हैं जनाब। हमारा टॉपिक है इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स। बिल्कुल किसी भी ट्रांसफर वेव की तरह साउंड वेव में भी इंटरफेरेंस होती है। ठीक है, आप कहोगे कि इंटरफेरेंस होगी जब दो डिफरेंट वेव आपके पास सेम पॉइंट पे सेम टाइम पे पास कर रही होंगी, वो आपके पास यानी सेम फ्रीक्वेंसी वाली होंगी। तो तब जो दो वेव्स सेम फ्रीक्वेंसी वाली सेम पॉइंट पे सेम टाइम पे सुपरपोजिशन करेंगी, तो उनके सुपरपोजिशन करने के नतीजे में जो फिनोमेना होगा वो इंटरफेरेंस होगा। ठीक होगी बात। अब इसको एक मिसाल से समझते हैं। लेट्स से हमारे पास दो लाउड स्पीकर हैं जिनका कॉमन सोर्स है। अब बच्चे, कॉमन सोर्स होने का मतलब क्या हुआ कि भाई उनमें से निकलने वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सेम होगी। ठीक है, तो अब आप एक पी पॉइंट की दूरी पे खड़े हैं, यानी स्पीकर जैसे पिक में देखें तो आप S2 से भी आपकी दूरी R2 है, S1 से आपकी दूरी R1 है, आप एक पी पॉइंट पे खड़े हैं। तो स्पीकर 1 से जो वेव जाएगी, जो साउंड जाएगी, वो प्रेशर में वेरिएशन लाएगी जब पी पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते। तो स्पीकर 1 से जो प्रेशर में वेरिएशन आएगी उसे मैं डेल्टा P1 कह रहा हूं। इसी सोच पे स्पीकर 2 से जो वेव जाएगी, साउंड वेव पी तक पहुंचेगी, तो उसकी वजह से जो प्रेशर में वेरिएशन आएगी वो डेल्टा P2 कहलाएगी। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि ये स्फेरिकल वेव फ्रंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, और हम जानते हैं इनकी वैल्यू एक जैसी नहीं होगी। डिस्टेंस के साथ साथ इसका मैग्नीट्यूड प्रेशर का क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे पी पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते टोटल वेरिएशन कितनी आई, स्पीकर 1 की वजह से, स्पीकर 2 की वजह से, तो आप दोनों को ऐड कर दोगे कि टोटल डिस्टरबेंस इतनी हुई भाई प्रेशर में। अब ये जो प्रेशर में डिस्टरबेंस है, ये जनाब आपके पास आप कह लो कि भाई पी पॉइंट पे है, ये डिपेंड करती है इसकी वजह से, यानी आप जाहिर है इस जगह पे आके दो वेव्स मिल रही हैं, तो आप कहोगे ये जो इंटरफेरेंस है ये फेज डिफरेंस पे डिपेंड करेगी। यानी वेव 1 जो आ रही है, स्पीकर 1 से जो वेव आ रही है, स्पीकर 2 से जो वेव आ रही है, उनके बीच में एंगल का फर्क कितना है। ठीक है, ये जो एंगल का फर्क है ये आपके पास उनके फेस कांस्टेंट की वजह से आएगा। ठीक है, अब ये वेव 1 का फेस कांस्टेंट कुछ और होगा, वेव 2 का फेस कांस्टेंट कुछ और होगा। वजह, क्योंकि उन्होंने मुख्तलिफ फासला तय करके पहुंचना है कहां पे, पी पॉइंट तक। तो आपके पास इवन के उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, मगर पी पॉइंट तक जाते जाते दोनों ने एक जितना फासला नहीं तय किया। देसी जुबान में बोलूं, हो सकता है एक स्पीकर 1 से जो वेव पी तक पहुंची हो उसकी 7 वेव लेंथ हो, और स्पीकर 2 से जो आई हो उसकी 6.5 वेव लेंथ हो। तो इसका मतलब अब आपके पास पाथ में फर्क आ गया। तो डिफरेंट डिस्टेंस, मैं डिस्टेंस से समझा रहा हूं, तो इसकी वजह से वहां पे क्या पैदा होगा, फेज डिफरेंस पैदा होगा। ठीक है, तो अभी आपको समझाता हूं। तो ये फेज डिफरेंस जो अब आपके पास आ रहा है, ये डिपेंड कर रहा है किस पे, पाथ डिफरेंस पे। अब वो पाथ डिफरेंस अगर आप देखो तो R2 माइनस R1, आपने देखा मैंने मॉड का निशान डाला है क्योंकि मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड है। तो अब आप देख सकते हो कि पाथ डिफरेंस की वजह से पी पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते क्या आ जाएगा, फेज डिफरेंस आ जाएगा। तो अब मैं क्या बताता हूं कि भाई पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का आपसी ताल्लुक कैसे निकालना है। तो डेल्टा फाई ओवर 2 पाई डेल्टा एल ओवर लैम्डा, आपने इसे समझना बड़ी आसानी से है। एंगल को 2 पाई में से देखना है और लेंथ को लैम्डा में से देखना है। ऊपर डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई 2 पाई डेल्टा एल ओवर लैम्डा, ये बहुत कीमती फार्मूला है। आप जहां कहीं पे भी पाथ डिफरेंस सोचना हो इससे सोच सकते हैं, जहां कहीं पे भी फेज डिफरेंस देखना वो इससे निकाल सकते हैं। तो बड़ी हेल्प करता है ये फार्मूला। तो अब अगर मैं कहूं कि डेल्टा फाई यानी फेज डिफरेंस पाई है, तो इसका ना ऊपर पाई कीमत रख दूंगा, पाई पाई से कट जाएगा, लैम्डा इधर आ जाएगा, तो पाथ डिफरेंस किसके बराबर आ जाएगा, लैम्डा बाई 2 के, यानी डेल्टा एल लैम्डा बाई 2 होगा।
अगर मैं कहूं कि फेज डिफरेंस 2 पाई है तो 2 पाई ऊपर रख दो, 2 पाई से कट जाएगा, डेल्टा एल किसके बराबर आ जाएगा, लैम्डा के। तो इस तरह समझना आपने कि फेज डिफरेंस पता हो तो पाथ डिफरेंस निकाला जा सकता है, पाथ डिफरेंस पता हो तो फेज डिफरेंस निकाला जा सकता है। समझ आ गई बात? तो जनाब, अब अगर हम कहें कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का क्या मामला आने वाला है, तो आप कहें कि लेट से हम पी पॉइंट की बात करते हैं, वहां तक अगर जो फेज आता है उसमें जो फर्क है जीरो हो सकता है, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई। तो क्या मतलब आपको इस सारी से समझ आ रही है? फर्ज कर रहे हैं ना हम अभी कि अगर ऐसा हो कि फेज डिफरेंस ऐसा नजर आ रहा हो कि जीरो का आ रहा हो, 2 पाई का आ रहा हो, 4 पाई का आ रहा हो, तो लगा 2 पाई से कोई चीज जरब खा रही है, एम इज अ नंबर, इंटीजर, तो m की वैल्यू आप क्या ले सकते हो, जीरो ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, सो ऑन सो ले सकते हो। m की वैल्यू जीरो रखो तो डेल्टा फाई जीरो हो जाएगा, m की वैल्यू 1 रखो तो डेल्टा फाई 2 पाई हो जाएगा, m की वैल्यू 2 रखो तो डेल्टा फाई 4 पाई हो जाएगा। तो बात समझ गए? तो इसका मतलब फेज डिफरेंस 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल चल रहा है। ठीक है, अब अगर कोई मुझसे कहे कि भाई पाथ डिफरेंस बताओ, तो आप कहेंगे डेल्टा एल R2 माइनस R1, तो m लैम्डा आ जाएगा। क्यों? जब 2 पाई का डिफरेंस था तो लैम्डा आ जाएगा। अब आपके पास आपने पढ़ा था कि 2 पाई के पार्ट डिफरेंस से लैम्डा आना चाहिए। ठीक है, तो अब आपने इस तरह से यहाँ पे m लैम्डा कर लिया, तो m की वैल्यू जीरो रखोगे तो जीरो यानी पार्ट डिफरेंस नहीं है, 1 रखोगे तो 1 लैम्डा, 2 रखोगे तो 2 लैम्डा, 3 रखोगे तो 3 लैम्डा। तो पार्ट डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ चल रहा है। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ का मतलब कि दो वेव्स एक पॉइंट तक पहुंची, मगर उनमें फर्क एक वेवलेंथ का है, दो वेवलेंथ का है, तीन वेवलेंथ का है, चार वेवलेंथ का है। तो अगर ये शर्त पूरी होती है तो हम कहेंगे ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की शर्त थी भाई, वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होगी। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होगी तो क्या होगा कि आपकी साउंड इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। इसका मतलब साउंड इंटेंसिटी जब मैक्सिमम आपको माइक में दिखाई दे तो आप बोलेंगे, आप समझेंगे कि इन फेस पॉइंट्स आए यहाँ पे कि आप इक्वी डिस्टेंस पे हैं स्पीकर से, यानी कि दोनों वेव जो स्पीकर 1 से भी आ रही हैं, स्पीकर 2 से भी आ रही हैं, उनमें कोई पाथ डिफरेंस नहीं है, या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाथ है, यानी 1 लैम्डा का फर्क है, 2 लैम्डा का, 3 लैम्डा का, पूरा पूरा फर्क आ रहा है, तो वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। अब इसी का जरा हो सकता है अगला पहलू देखते हैं, अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो फिर आपको जो फेज डिफरेंस मिलेगा वो जीरो हो सकता है, पाई हो सकता है, 3 पाई हो सकता है, 7 पाई, 9 पाई। अब आप इसको किस फार्मूले से समझोगे? तो ये आपको ऑड इंटीग्रल मल्टीपल दिखाई दे रहा है कि पाई के साथ एक ऑड नंबर मल्टीपल हो रहा है, तो आप इसे कैसे लिखोगे? लेट से आप लिखेंगे भी इसे कि आपके पास डेल्टा फाइव बराबर आ जाएगा, इसमें जीरो मुमकिन नहीं है, सॉरी मैंने गलती से लिख दिया, यहाँ पे जीरो नहीं आएगा, पाई से आपके पास चलेगा ये मामला, और यहाँ पे भी मुझे जीरो खत्म करना है, सॉरी फॉर डेट। तो आपके पास ये मामला आ जाएगा जी। तो अब आप कह सकते हो भाई अगर आपको पाई का पार्ट डिफरेंस मिल रहा है, 3 पाई का मिल रहा है, 7 पाई का मिल रहा है, 9 पाई का मिल रहा है, तो अब आप कहोगे ये ऑड इंटीग्रल मल्टीपल है। तो अब आप m की वैल्यू जो भी प्लेस करोगे यहाँ पे, तो आपके पास इस जगह पे जवाब आपका ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ही आपको मिलेगा। करके देखो जरा, m की वैल्यू जीरो रखो, 2 से कट जाएगा, पाई आ जाएगा। m की वैल्यू 1 रखो, 3 पाई बाई 2 आ जाएगा, 2 से कट जाएगा तो 3 पाई आ जाएगा। आप देखेंगे कि ये ऑड इंटीग्रल मल्टीपल बनता चला जाएगा। तो इसी तरीके से अगर हम कॉरस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस देखें, तो अब आप कहेंगे कि पाथ डिफरेंस चूंकि डिस्ट्रक्टिव है तो इसका मतलब क्रस्ट ट्रफ से मिलनी चाहिए, तो लैम्डा बाई 2 का फर्क आना चाहिए। तो लैम्डा बाई 2 का फर्क कब आएगा? जब आप कहोगे कि भाई आपके पास दोनों वेव जो स्पीकर 1 से स्पीकर 2 में आ रही हैं उनमें लैम्डा बाई 2 का फर्क हो, 3 लैम्डा बाई 2 का फर्क हो, या आपके पास 5 लैम्डा बाई 2 का फर्क हो। तो आप उस चीज को कैसे लिख सकते हैं? तो मैंने जैसे पहले बताया था कि जब 2 पाई का फर्क होगा तो आपने क्या लगा देना है? लैम्डा। तो यहाँ पे देखो मैंने 2 पाई लगाया था तो फेज डिफरेंस, तो यहाँ पे उसकी जगह मैंने क्या लगा दिया? लैम्डा लगा दिया। ठीक है, अब आप m की वैल्यू 0 रखो तो लैम्डा बाई 2 आ जाएगा, m की वैल्यू 1 रखो तो 3 लैम्डा बाई 2 आ जाएगा। तो ये आपको शो करेगा क्या?
पार्ट डिफरेंस। तो ये अगर शर्त पूरी हो रही है तो वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। खुद सोचो ना, एक तरफ से 5 वेव आई, दूसरी तरफ से 5.5 वेव आई। 5 वेव का मतलब अगर वहां पे ट्रफ थी तो दूसरी की उसी पॉइंट पे क्रस्ट होगी, तो क्रस्ट और ट्रफ मिलेंगी तो एम्पलीट्यूड तो कम हो जाएगा। तो इसका मतलब इंटेंसिटी कम हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू होगी। मैंने जीरो नहीं बोला, कि हो सकता है कि दो वेव जो पी पॉइंट तक पहुंचे उनके एम्पलीट्यूड मुख्तलिफ हो। अगर एम्पलीट्यूड सेम हुए तो तब तो आपका वहां पे जीरो हो जाएगा। अगर वो एम्पलीट्यूड सेम नहीं है तो फिर मिनिमम हो जाएगी आपके पास इंटेंसिटी वहां पे। बात समझ आ गई? तो इसी को हम कहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं? तो आपके पास इंटरफेरेंस इफेक्ट हम मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे गैस के टरबाइन पावर प्लांट होते हैं, जेट इंजन होते हैं। अब इसमें कैसे करते हैं आप, कि आप एक एडिशनल साउंड सोर्स लगा देते हैं वहां पे उसी रीजन में जहां पे आपने करना होता है कि आपकी साउंड क्वालिटी, आपने नॉइज को कंट्रोल करना होता है। तो वो जो एडिशनल साउंड सोर्स होता है वो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करता है वहां पे जो अनवांटेड साउंड होती है, तो उसको कैंसिल कर देता है। तो वहां पे जो माइक्रोफोन होते हैं कंट्रोल एरिया में, वो सिग्नल वापस भेजते हैं कि इस साउंड सोर्स तक। इससे कंटिन्यूसली आप एडजस्ट कर सकते हैं कि कैसी फ्रीक्वेंसी जाए, कहां पे आपने कैंसलेशन करनी है, तो वो सारा ऑप्टिमम कैंसलेशन ऑफ नॉइज के अंदर आ जाता है। तो ये एक तरह से इसका प्रैक्टिकल यूज आप कह लें कि इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं जेट इंजन के अंदर और टरबाइन पावर्स के अंदर। तो सो ऑन सो जहां आप मुख्तलिफ जगहों पे आप इसे देख सकते हैं, जहां पे आप कंट्रोल एरिया कर सकते हैं, जहां पे आप पूरे इक्विपमेंट प्लेस करके आप जगह ब जगह जहां पे आपको नॉइज कैंसलेशन चाहिए वहां पे आप एडिशनल सोर्स प्लेस कर सकते हैं। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।